हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर स्टडिंग वेल। वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह आपके साथ हूं आईआईटी जेईई 2010 और जेईई एडवांस 2010 पेपर 2 के सॉल्यूशंस के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्टिंग हो रही है। क्वेश्चन नंबर 39 बेटा, इसमें क्या है कि ये सिग्मा चार्ज डेंसिटी का एक स्फीयर है। हमने दो हेमिस्फीयर्स जो हैं उनको हमने जोड़ रखा है फोर्स F लगा के। तो बताना है प्यारे बच्चों, ये जो फोर्स F है ये किसके प्रोपोर्शनल में होगा। फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू, फोर्स F किसके प्रोपोर्शनल में है ये बताना है हमको। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। तो बेटा ये कैसे करेंगे हम, यहां पर करने का तरीका क्या होगा प्यारे बच्चों। देखो ये जो प्रेशर होता है बेटा, प्रेशर क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको याद होगा। नहीं याद है तो आइए मैं आपको याद दिला देता हूं। बेटा कोई भी मान लो कि ये जैसे ये तो स्फीयर ही है, मैं कह रहा हूं कि स्फीयर में अंदर फील्ड जीरो होती है। अब ये कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो दोनों के लिए वैलिड है। हालांकि डिराइव तो हम करते हैं हमेशा कंडक्टर के लिए। कंडक्टर के लिए बेटा जब हम डिराइव करते हैं, कोई भी कंडक्टर होता है तो उसके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसे यहां पर मान लो छोटा सा डीएस एरिया ले लिया, तो यहां पर जो पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जो ई होती है प्यारे बच्चों वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है और जस्ट अंदर जीरो होती है। और बाकी पूरे पोर्शन के कारण जो फील्ड यहां पे आएगी, मान लो उसकी वैल्यू आउटसाइड होगी E1, तो इनसाइड भी बेटा E1 ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कुछ अलग हो। लेकिन इसके कारण बाहर होगी E2 और अंदर होगी E2 अपोजिट डायरेक्शन में। इस पोर्शन के कारण dx बाहर और dx अंदर, और अंदर जीरो है, दैट इज अंदर E1 E2 बराबर होने चाहिए, क्योंकि नेट फील्ड कंडक्टर के अंदर प्यारे बच्चों जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, तो अंदर फील्ड जीरो होती है और बाहर हो गई E1 प्लस E2, दैट इज और E1 E2 बराबर है। लेट्स से कि जो E1 E2 है वो बराबर है और उसकी वैल्यू है E, तो ये बन जाएगा 2E। तो बाहर को जो फील्ड है वो 2E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से E आपके पास आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा प्रेशर निकालने के लिए फोर्स निकालना था, और फोर्स निकालने के लिए इसके अलावा बाकी सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी। तो E1 E2 है बाकी सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं फिर से आपको क्लियर करना चाह रहा हूं बच्चों, बहुत ही सिंपल बात है, कोई भी शेप का हो, इस पूरे के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जस्ट इनसाइड, यहां पे मान लो वो E1 आएगी, तो जस्ट आउटसाइड dx इधर उधर जाने से फील्ड में कोई चेंज नहीं आने वाला है। पर बेटा ये जो पोर्शन है जिसपे फोर्स निकालना चाहता हूं, और फिर फोर्स पर यूनिट एरिया से प्रेशर, मैं कहना चाह रहा हूं ये जो छोटा सा पोर्शन है इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बाहर को आएगी और इस तरफ अंदर को आएगी, क्योंकि चार्ज से अवे होती है ना। मैं पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं, तो बेटा अंदर जीरो होने के लिए E1 E2 बराबर होने चाहिए, और जिसको मैंने मान लिया E1 E2 बराबर है और E के बराबर है ना। और बाहर हो गई बेटा E1 प्लस E2 दैट इज 2E हो गई, और 2E सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो E हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत इजीली आई होप आप समझ पाए होंगे। तो बेटा E आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर, प्रेशर होता है DF बाय DS, और DF क्या होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सिग्मा DS, ये हो जाएगा चार्ज, वन एरिया पे चार्ज सिग्मा है तो DS एरिया पे सिग्मा DS, ये हो गया DQ इंटू E फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर आ गया सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप कह सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, है ना। बेटा ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं थ्योरी में, मैंने जस्ट आपको रिवाइज कराया सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो बेटा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होता है प्रेशर, या सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही होती है एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर ही। क्योंकि बेटा डीवी दबाना होता है तो वर्क कितना करना पड़ेगा, PdV। शायद ये PdV तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जब PdV वर्क करते, जैसे मान लो एक स्फीयर है, उस पे अगर हमने प्रेशर P लगाया और dV हमने उसकी वॉल्यूम कम करी, तो वर्क कितना करना पड़ेगा, PdV। थर्मोडायनेमिक्स की तरह P इंटू A होता है फोर्स, और F dx डिस्प्लेसमेंट, A dx होता है चेंज इन वॉल्यूम। तो यहां से निकल के आएगा बच्चों PdV। आई होप आप समझ पा रहे हैं। बहुत कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं बस ये कह रहा हूं ये एक स्फीयर है जिसका एरिया A है, प्रेशर P मैंने लगाया है ना, एरिया इसका A है, तो बेटा PA ये हो जाएगा टोटल फोर्स, हर एक छोटे पे PdA इंटू DX,
तो इंटीग्रेट करूंगा तो पी ए डी एक्स, और ए डी एक्स हो जाएगी चेंज इन वॉल्यूम पी डीवी। और ये जब मैंने डीवी वॉल्यूम इसकी चेंज करी, उससे हुआ क्या, बाकी जगह पे तो पहले भी फील्ड थी, डीवी जगह पे फील्ड आ गई, तो डीवी जगह पे मैं कह सकता हूं एनर्जी आ गई। तो पी डीवी इज बेसिकली एनर्जी इन डीवी वॉल्यूम, तो वन वॉल्यूम में एनर्जी होगी पी। तो बेटा प्रेशर ही एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी होता है, और यही प्रेशर का रिलेशन भी होता है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। अब बेटा करने का तरीका क्या रहेगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। पहले आपको दिखाते हैं रिन सफेदी। देखिए रिन सफेदी शानदार। आइए प्यारे बच्चों, अब ऐसा करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कैसे निकालेंगे फोर्स। अब देखो बेटा, आप ये समझिए, यहां पर एक छोटा सा एक डीएस एरिया इधर ले लीजिए, और यहां पर भी एक छोटा सा एरिया डीएस इधर ले लीजिए। तो बेटा पीडीएस ये हो जाएगा फोर्स, पीडीएस ये हो जाएगा फोर्स। तो पीडीएस कॉस थीटा, पीडीएस कॉस थीटा जुड़ जाएंगे, और पीडीएस साइन थीटा, पीडीएस साइन थीटा उड़ जाएंगे। तो इस पार्ट पे जो टोटल फोर्स आ रहा है वो उतना ही आपको लगा के रखना पड़ेगा। तो पीडीएस कॉस थीटा का समेशन करना पड़ेगा। और डीएस कॉस थीटा बेटा क्या होता है, डीएस कॉस थीटा होता है कंपोनेंट ऑफ एरिया इज प्रोजेक्शन ऑफ एरिया। जिस डायरेक्शन में, अगर एक्स डायरेक्शन में ले रहे तो एक्स डायरेक्शन से लाइट फेंकेंगे और उससे परपेंडिकुलर स्क्रीन पे उसकी शेडो देखेंगे। तो बेटा डीएस कॉस थीटा की शेडो मान लो डीए आ गई, तो टोटल शेडो का एरिया पूरे पोर्शन के लिए क्या आ जाएगा इस वॉल पे, पाई आर स्क्वायर। तो P इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आ गया फोर्स, दैट इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बेटा ये आ गया सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। हमसे बस प्रोपोर्शनैलिटी पूछी थी बच्चों, तो जो प्रोपोर्शनल है, हमको जो ऑप्शन गिवन थे प्रोपोर्शनैलिटी में, वो सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर भी एक ही में है, तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल गया कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना। तो आपको समझ में आ चुका है, वेरी गुड। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये वाला क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं एक बॉडी रेस्ट पे थी जिसका मास आपको दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपके सामने आप पढ़ सकते हैं 2 किलोग्राम। उस पे फोर्स ये लग रहा है ना, 4.5 सेकंड्स के लिए पूछा है। उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है 4.5 सेकंड में। बेटा एफटी ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देता है बेटा, ये एफटी ग्राफ है, एफटी। तो बेटा एफ डी टी, ये चीज क्या चीज हो गई बेटा, डीपी बाई डी टी एफ होता है, तो ये आएगा डीपी, चेंज इन मोमेंटम। तो एफ डी टी होगा बेटा छोटा सा एरिया, एफ डी टी ये होगा छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया, छोटा सा चेंज इन मोमेंटम, टोटल एरिया टोटल चेंज इन मोमेंटम। एफ टी ग्राफ के नीचे का एरिया होता है चेंज इन मोमेंटम। तो बेटा ये पॉजिटिव एरिया आ रहा है, हाफ 3 इंटू 4, ये वाला एरिया हाफ 3 इंटू 4, और ये वाला एरिया क्या हो जाएगा बेटा, अगर 3 सेकंड में 4 का चेंज आया फोर्स में, तो 1.5 सेकंड में 2 का चेंज आएगा, माइनस हाफ 2 इंटू 1.5। और ये बेटा कितना निकल के आ गया, ये आ गया 6 माइनस 1.5 4.5, दैट इज 9/2। ये आ गया चेंज इन मोमेंटम, या यही मोमेंटम है, और p स्क्वायर बाय 2m काइनेटिक एनर्जी 9/2 मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m। और मास कितना बताया था मैंने आपको, 2 kg था आई बिलीव, हाँ द मास वाज 2 kg। तो बेटा ये कितना निकल के आ जाएगा 81/4 और 4 16। तो बेटा ये फाइनली बन के क्या रहा है 16 5s are 80, तो 5 पॉइंट समथिंग बनेगा, और 5 पॉइंट में एक ही आंसर है, वैसे 5.06 है एग्जैक्ट ऑप्शन जो दे रखा है। तो बेटा मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया, कॉन्सेप्ट ये बताया कि एफटी ग्राफ के नीचे का एरिया होता है चेंज इन मोमेंटम। एफटी ग्राफ के नीचे का एरिया क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है। आइए देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41, ये डेफिनेटली कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है इसमें। आइए देखते हैं बेटा करना कैसे है, मैं आपको बस तरीका एक बार बता देता हूं। हालांकि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कैलकुलेशन करें, कीपिंग इन व्यू की जो आपको ऑप्शंस गिवन है सब में 10 की पावर सेम है, तो खाली नंबर्स पे फोकस करें और कैलकुलेट करें तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। बच्चों आइए देखते हैं। पहली बात, क्वेश्चन में क्या गिवन है, कह रहे हैं चार्ज एक ड्रॉप है, टाइनी ड्रॉप, छोटी सी ड्रॉप है ना। अब कह रहे हैं कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो वो इक्विलिब्रियम में है, QE और mg दैट इज बराबर हो गए होंगे, तो वो इक्विलिब्रियम में होगी। और जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया तो बेटा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी जो आ गई वो 2 × 10⁻³ आ गई। तो mg को 6 पाई ईटा RV के बराबर करेंगे,
है ना, मतलब एक हमारे पास इक्वेशन बनेगी mg इक्वल टू QE, दूसरी बनेगी mg इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी, है ना, लेकिन mg और QE बराबर है इसलिए QE इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी। क्वेश्चन में पूछा है चार्ज, इसलिए मैं लिखना चाहता हूं QE इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी, ताकि जब मैं QE को 6 पाई ईटा आरवी लिखूंगा तो इस इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में गिवन है, ईटा क्वेश्चन में गिवन है, V क्वेश्चन में गिवन है, तो R की वैल्यू चार्ज की टर्म्स में आ जाएगी, जो कि मैं अगली इक्वेशन mg इक्वल टू QE में यूज करूंगा। मास को लिख दूंगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम में R की वैल्यू चार्ज की टर्म्स में जाएगी, तो बेटा एक ही अननोन रह जाएगा चार्ज, एक ही अननोन रह जाएगा चार्ज, जिसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, जिसको आप क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेटा करना क्या था, QE mg के बराबर करना था, पहली बात, m मास को लिखना था वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, फिर QE को 6 पाई ईटा आरवी के बराबर करना था। एक्चुअली तो mg 6 पाई ईटा आरवी के बराबर होगा, पर Q को इन्वॉल्व किया क्योंकि Q निकालना था, R की वैल्यू Q की टर्म्स में निकाल के यहाँ पे डाली, है ना, और उससे प्यारे बच्चों क्या होगा, हमारे पास चार्ज में ही एक इक्वेशन रह जाएगी जिसको हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहे हैं एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो सेकंड हार्मोनिक ऑफ स्ट्रिंग के बराबर है, विच इज फिक्स्ड एट बोथ एंड, जिसकी लेंथ 0.5 मीटर है, और बेटा इस पे पूछी गई है, अब मेरे को पूछा है कि स्ट्रिंग का मास कितना है। तो बच्चों बस यहाँ पर बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी दैट इज v/4l, है ना, और इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, इस पे जो वेलोसिटी होगी बेटा ट्रांसवर्स वेव की v, बेटा जो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड होती है उसमें बेटा क्या होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v/12 कह रहे हैं, उसके सेकंड हार्मोनिक इसका इसके फंडामेंटल के बराबर है, कह रहे हैं रेजोनेट कर रहा है। रेजोनेट करने का मतलब ही होता है फ्रीक्वेंसी सेम, रेजोनेट करने का मतलब ही प्यारे बच्चों क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सेम, ठीक है। तो यहां पर बेटा मेरे को क्या पता लग गया कि v/4l1 v1/4l1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ v2/2l2, है ना, और ये हो गया 1, ये ट्वाइस ऑफ l2 हो गया 1, और 4l1 ये क्या आ जाएगा 3.2, और वेलोसिटी साउंड वेव की मेरे को क्वेश्चन में दे रखी है 320, तो प्यारे बच्चों ये बन गया 320, और 4 इंटू 0.8 ये क्या बन जाएगा 3.2, दैट इज ये आ जाएगा 100, है ना, और इधर क्या बन जाएगा ट्वाइस ऑफ v2, और ये तो 1 हो गया, और v2 यहां से क्या आ गया 50, v2 कितना आ गया 50। अब v अगर 50 है तो v होता है √t/μ, बेटा वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेव की स्ट्रिंग पे क्या होती है √t/μ, है ना, तो इसको लिख देंगे √t/μ, इधर लिख देता हूं एक बारी, √t/μ, t/μ, म्यू मेरे को टेंशन मेरे को मालूम है क्या, टेंशन बेटा क्वेश्चन में मेरे को गिवन है यहाँ पे 50 न्यूटन, ठीक है, ये मेरे को गिवन है 50, और म्यू मैं निकालना चाहता हूं, और ये बेटा है किसके बराबर 50, तो स्क्वायरिंग करूंगा तो यहाँ पे 50 आएगा और यहाँ पे 50 स्क्वायर, तो म्यू क्या आ गया 1/50, और म्यू होता क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। अब मास मेरे को निकालना है ना, मास मेरे को निकालना है, लेंथ 0.5 मेरे को पता थी, तो यहां से बहुत इजीली मैं मास निकाल पाऊंगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, बहुत ही सिंपल था बेटा। मास कितना आ गया बेटा, यहां से इसको ऊपर लेके जाइए, है ना, पॉइंट हटाइए, 1/100 आ जाएगा किलोग्राम में, तो ग्राम में बेटा क्या आ जाएगा 10 ग्राम, विच इज ऑप्शन बी, आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। देखिए 30 पे ऑब्जेक्ट है, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो 15 अगर फोकल लेंथ है तो 2f पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां बनने वाली है 2f पे, ठीक है। अब ये 2f पे दैट इज 30 पे ही बनने वाली थी, लेकिन अब यहां से रिफ्लेक्ट होगी और ये 20 पे बनने वाली थी, आप ऐसा समझिए, ठीक है, ये 20 पे बनने वाली थी। अब ये लेंस क्या करेगा और कन्वर्ज कर देगा बेटा, 20 पे यहां पे इधर बनने वाली थी बेटा, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है तो रियल इमेज बनती है प्लेन मिरर से, तो 20 पे इधर बनने वाली थी, लेकिन ये कन्वर्ज करके 20 से पास में बना देगा। और पूछा है फाइनल इमेज के बारे में, रियल होगी और 20 से पास में होगी, और बेटा मेरे को कैलकुलेशन की जरूरत ही खत्म हो गई। अगर इतना आप फील कर लो तो बेटा क्वेश्चन में रियल वाले 2 ऑप्शन है, एक में 20 है और एक में 20 से कम है, 16 वाला है। आपके पास टाइम हो तो आप पेपर में कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो डायरेक्टली आप टिक कर देंगे 16 सेंटीमीटर पे रियल इमेज होगी, है ना। और अगर आपका मन है तो चलिए मैं कैलकुलेट कर देता हूं, 1/v निकालना है, -1/u, ऑब्जेक्ट बेटा इससे 10 आगे है, और 1/f f है 15, यहां से आप v बहुत इजीली निकाल लेंगे, है ना, वो 6 आ जाएगा, ठीक है। 1/10 + 1/15 आप लोग कर लेंगे, ठीक है। करके दिखाऊं क्या, तो बेटा अगर करेंगे तो यार मतलब खाली टाइम पास है, 1/10 1/5 कॉमन लीजिए,
है ना, और ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 5/6, तो 1/v इक्वल टू 6 आ रहा है, v आ गया 6, है ना, तो इससे 6 आ गया तो यहां से 16 हो गया। प्लेन मिरर से 16 पे बनेगी बेटा इमेज, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपके सामने हूं बेटा, वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन है। वर्नियर कैलिपर्स में बेटा कह रखा है जो मेन स्केल है उसमें एक डिवीजन 1 mm है ना, और 8 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ऐसा दे रखा है। कह रखा है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 8 मेन स्केल डिवीजन, लीस्ट काउंट बतानी है। आइए मैं आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी क्लियर करता हूं। ये बहुत ही खूबसूरत, मैंने देखिए वर्नियर कैलिपर्स ड्रॉ कर दिया आपके सामने, है ना। तो बेटा मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं, हालांकि मजाक है, आप मेरी राइटिंग देख ही रहे होंगे, तो मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा ये बहुत खूबसूरत वर्नियर कैलिपर्स है ना। यहाँ ये बिल्कुल नॉर्मल वाला वर्नियर कैलिपर्स है। लीस्ट काउंट का बेटा मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। ये मैंने सबसे कम मेजर करके, देख रहे थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है वर्नियर कैलिपर्स का, मैं जूम करके दिखाऊंगा इसको आपको। ये थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है, ये कितना मेजर कर रहा है बेटा। ये है मेन स्केल डिवीजन पीला वाला, ये है वर्नियर स्केल डिवीजन, और ये कितना होगा बेटा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। आप समझ पा रहे हैं? सोचो अगर मैं इसको इससे कोइंसाइड करवाता तो बेटा मेरे को और कितना खिसकाना पड़ेगा, ये फिर से 1 मेन स्केल डिवीजन, ये फिर से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो जब ये इससे कोइंसाइड करेगा तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन और खिसक जाएगा, दैट इज उसकी रीडिंग आ जाएगी ट्वाइस ऑफ मेन स्केल डिवीजन माइनस ट्वाइस ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं ये बंद वाला वर्नियर कैलिपर्स है, ये पूरा भी बंद है, ठीक है, ये भी बंद है, इसका मुंह बिल्कुल बंद है, अभी ये 0 मेजर कर रहा है, ठीक है। अब बेटा ये देखो मैं जूम करके आपको दिखाता हूं, ये ट्वाइस ऑफ मेन स्केल, ये ट्वाइस ऑफ वर्नियर स्केल, जब ये से कोइंसाइड कर जाएगा तो ये वर्नियर स्केल कितना खिसका होगा, ट्वाइस ऑफ मेन स्केल डिवीजन माइनस ट्वाइस ऑफ वर्नियर स्केल। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अभी बेटा मैं लीस्ट काउंट की बात करना चाह रहा हूं। लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, तो बेटा मिनिमम मेजर करने का मतलब है जब पहला वाला कोइंसाइड कर गया, बहुत ही मिनिमम सा खोला है, बहुत छोटा सा मुंह खोला है, और ये कितना होगा 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल। तो बेटा लीस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, एंड दिस वाज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm है, ओके। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 8 मेन स्केल डिवीजन है, 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm, तो ये हो गया 8 mm। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या देगा 8/10 mm, दैट इज 0.8 mm। तो बेटा लीस्ट काउंट क्या होती है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, दैट इज 0.2 mm, है ना। तो बेटा ये आ गई आपके पास लीस्ट काउंट, ये आपके पास क्या आ गई है बच्चों, लीस्ट काउंट आ गई है 0.2 mm। सेंटीमीटर में बतानी तो अपॉन 10 कर लेंगे, है ना, तो 0.02 सेंटीमीटर, दैट इज करेक्ट। ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, सिंपल। आइए अगला क्वेश्चन बेटा, वर्नियर कैलिपर्स का जो मेन स्केल डिवीजन है, कह रहे हैं 1 मेन स्केल डिवीजन, कह रहे हैं जो 1 मेन स्केल डिवीजन है वो 1 mm है। 20 वर्नियर स्केल डिवीजन 16 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। 20 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 16 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। लीस्ट काउंट बतानी है, लीस्ट काउंट पहले 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm, तो पहली बात तो 1 mm से छोटा आंसर आएगा, हाँ ये तो सारे के सारे ही हैं। तो बेटा 1 mm माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन विच इज 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या आ जाएगा 16/20, 1.6/2, 0.8 मेन स्केल डिवीजन, दैट इज 0.8 mm। तो 1 माइनस 0.8 क्या आ जाएगा 0.2 mm। बहुत सिंपल था, मैं फिर आपको बता रहा हूं बेटा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन यहां से कैलकुलेट किया क्योंकि 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm है, 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm है, 16/20 हो जाएगा बेटा 0.8 mm। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 0.8 mm, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज लीस्ट काउंट। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों। आइए इंटीजर टाइप प्रॉब्लम पे चलेंगे आगे। इंटीजर टाइप प्रॉब्लम में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जो कि बच्चों आपको बता रहा है कि एक मीडियम है, ग्लास स्लैब है, जिसमें हमने एक लाइट का सोर्स रखा हुआ है 8 सेंटीमीटर नीचे। कह रहे हैं बताइए जो लाइट बाहर आएगी एक सर्कल से बाहर आएगी, उस सर्कल का रेडियस क्या होगा। म्यू दे रखा है 5/3। बेटा देखो ये ग्लास है 8 सेंटीमीटर पे, ये 8 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एक बल्ब है। बेटा थीटा सी पे जो लाइट आएगी बस वही बाहर निकल पाएगी। आप समझ पा रहे होंगे शायद ये सारी बुक्स का क्वेश्चन होता है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होता है। जो थीटा सी पे लाइट आएगी बेटा वही तो बाहर निकल पाएगी, उसके बाद तो TIR होने वाला है, ये तो बाहर निकल ही जाएगी यहाँ पे। तो बेटा थीटा सी वाली बाहर निकल पाएगी,
तो बेटा थीटा सी निकालने के लिए साइन थीटा सी होगा 1/म्यू, म्यू दे रखा है 5/3, ये बन जाएगा 3/5, 37 डिग्री। अब अगर ये 37 है तो टेन थीटा सी कर दीजिए r/8, टेन थीटा सी इज इक्वल्स टू r/8, ये 3/4 है ना, 4 2 8 r आ गया 6, बहुत ही सिंपल है ना बेटा। इंटीजर टाइप मोस्टली आपको ना काफी आसान मिलेंगे, तो ये r आ गया 6। मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, आपको इन जनरल अगर जानना हो, इन जनरल बेटा अगर आपको जानना हो, मान लो ये h है बेटा, देखो बहुत ही सिंपल है, जो थीटा सी पे लाइट आएगी ना प्यारे बच्चों, वो ऐसे जा रही है, जो थीटा सी पे आएगी ना बेटा वो ऐसे जाएगी, ठीक है, और जो और किसी एंगल पे आएगी वो तो बाहर निकल ही जाएगी, है ना। तो बेटा बस आपको ये देखना होता है, टेन थीटा सी लीजिए जिसको आप r/h बोलिए, टेन थीटा सी। अगर आपको जनरल भी मैं बताऊं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, और साइन थीटा सी होता है 1/म्यू, वहां से आप टेन थीटा सी निकालने की कोशिश करिए। ये थीटा सी है, ये 1, ये म्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस क्या हो जाएगा बेटा म्यू स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, यहां से r आपके पास आ जाएगा, है ना। मैं आपको एक जनरल बता दिया कि अगर आपके पास आ जाए तो करना कैसे होता है, जो म्यू बेटा जो थीटा सी एंगल पे लाइट निकलेगी ना वही बाहर जा पाएगी, है ना। आइए बच्चों देखते हैं बेटा ये क्वेश्चन नंबर 46 बेटा। देखिए यहां पर क्या गिवन है बेटा, फिर से ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, फोकल लेंथ 10 है, इमेज 25/3 से 50/7 में, ये 30 सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पूछी है बेटा। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं, गलती ये कर बैठते हैं कि इमेज की वेलोसिटी निकाल के सोचते हैं कि इमेज की वेलोसिटी इज मतलब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इनटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, पर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कौन सा बेटा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है f/f माइनस u के स्क्वायर का नेगेटिव। u लगातार चेंज हो रहा है, तो बेटा कौन सा मैग्निफिकेशन लोगे बेटा। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है तो इमेज की वेलोसिटी कांस्टेंट होनी जरूरी नहीं होती है प्यारे बच्चों। इमेज की वेलोसिटी इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इज ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इनटू लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ये वेरी कर रहा है, तो बेटा ऐसे नहीं सोचेंगे। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इमेज की पोजीशन से एक बार 25/3 है, वहां से ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकाली, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f करके u आ गया 50, फिर 50/7 है, उसके लिए भी 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f करके आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालिए। तो 50 से 25 पे ऑब्जेक्ट जा रहा है 30 सेकेंड्स में, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा उसकी, 50 से 25 पे आया तो बेटा उसने ट्रेवल कितना किया, 25 ट्रेवल किया 30 सेकेंड्स में, तो स्पीड क्या हो जाएगी बेटा 25/30 किलोमीटर पर आवर में पूछी है, तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। ये क्या हो जाएगा 5 5s are 5 6s are 5 को काटिए 6 3s are 18, 3 इज द आंसर। और अगर ये आपको जमे नहीं बेटा, क्योंकि इसका सिंपल तरीका मैं क्लास में हर बार डिस्कस करता हूं कि आप न्यूटन्स फॉर्मूला यूज करिए। इमेज की पोजीशन अगर आपको 25/3 गिवन है यहां से पोल से, आप फोकस से निकालिए, फोकस से निकालिए उसका डिस्टेंस, फोकस से जो इमेज का डिस्टेंस होता है उसको x1 x2 बोलते हैं, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को x1 बोलते हैं, x1 x2 f स्क्वायर होता है, जिसमें आपको कोई साइन कन्वेंशन नहीं लेने होते। ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑलवेज ऑन द सेम साइड ऑफ फोकस। प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं x2 कैसे निकाल लेंगे, x2 निकालेंगे, ये 10 है ना, और इमेज यहां से 25/3 पे, तो 10 माइनस 25/3 5/3, फिर x1 x2 f स्क्वायर, यहां से x1 आया, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आया फोकस से, और पोल से कितना हो जाएगा बेटा ये 10 प्लस, मतलब 10 पे तो पोल है, तो यहां से 60 पे, तो यहां से कितना हो जाएगा 50, जो कि वही मैच कर रहा है, आएगा तो वही ना, चेंज थोड़ी ना हो जाएगा बेटा, आना तो आंसर सेम ही है। उसके बाद आप क्या करिए, जब 50/7 गिवन था तो 10 माइनस 50/7 करके फिर से x2 निकालिए, जो 20/7 आ गया, इंटू x1 x2 f स्क्वायर करके x1 निकालिए 35। आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट जो था पहले फोकस से 60 पे था, फिर 35 पे, तो 25 ट्रेवल कर लिया, वही आ गया ट्रेवल डिस्टेंस, वही आ गया 25, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आ गई स्पीड, मीटर पर सेकेंड में किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट द सेम आंसर, 5 5s are 25 है ना, ये गया, और फिर 5 6s are 30, ये गया, 6 3s are 18, 3 इज द आंसर, 3 इज द आंसर। आई होप मैं आपको समझा पाऊं बेटा, बहुत ही सिंपल था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47।
बेटा रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा रब कर देते हैं बोर्ड को। हाँ आइए देखिए, इतना बहुत रहेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इतनी जगह पे ही आराम से हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहां पर क्या क्या रखा है, डी बाई डी टी का ग्राफ दे रखा है, डी बाई डी टी ऑफ ln ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एन का ग्राफ दे रखा है टाइम के साथ, ये ईयर्स में टाइम है ना, और पूछ रहे 4.16 ईयर्स में एन नॉट से एन नॉट बाई पी हो गया, तो पी बताइए। तो पहले इस ग्राफ के बारे में देखें, इस क्वांटिटी को बोल देते हैं मान लो y, जो y एक्सिस पे है, जिसकी वैल्यू क्या है डी बाई डी टी ln ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एन, डी एन बाई डी टी एक्टिविटी हो गई, लेमडा एन होती है जिसकी वैल्यू एन होता है एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। बेटा डी एन बाई डी टी एक्टिविटी हो गई है ना, जो हो जाएगा एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, अब बेटा मेरे से क्या कह रहे हैं, ये जो बन जाएगा ये फाइनली क्या बन के आ जाएगा, एल एन ऑफ लेमडा एन नॉट विच इज कॉन्स्टेंट माइनस एल एन ऑफ ई की पावर माइनस प्लस एल एन ऑफ ई की पावर माइनस लेमडा टी विच इज माइनस लेमडा टी। तो लेमडा माइनस लेमडा बेसिकली स्लोप है, और स्लोप होती है एक्स में जब 1 आगे जाएंगे तो वाई में कितने का चेंज आएगा। तो बेटा x में 1 आगे जाने में y में कितने का चेंज आ रहा है, बेटा 2 आगे जाने में y में 1 का चेंज आ रहा है, दैट इज लेमडा की वैल्यू हो गई हाफ। बेटा x में 1 आगे जाते हैं तो जो y में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं स्लोप, या तो आप ऐसे कह लो यार, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, आप ऐसे कर लो है ना। तो बेटा स्लोप है माइनस लेमडा विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 4 माइनस 3। अब पहले इसको लिया था तो x कोऑर्डिनेट भी पहले इसका वाला 4 माइनस 6, नीचे माइनस 2 आ जाएगा है ना, और यहां से बेटा लेमडा आप बहुत आराम से निकाल लेंगे माइनस हाफ। ठीक है, ओ सॉरी लेमडा आ गया हाफ, लेमडा क्या आ गया हाफ, क्योंकि इधर भी नेगेटिव है इधर भी नेगेटिव है ना, तो लेमडा आ गया हाफ। तो बेटा हाफ लाइफ क्या हो जाएगी 0.693 बाय लेमडा, अप्रोक्सीमेटली 0.7 मान लो, 0.7 बाय लेमडा विच इज हाफ, तो ये 1.4। तो बेटा ये 1.4 का ट्रिपल देखिए ध्यान से, 14 3 42। अगर आपको 0.693 लिखेंगे तो आपको 4.16 मिल जाएगा, पर इतना तो दिमाग लगाइए, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ध्यान से देखिए। ये 1.4 का ट्रिपल है, तो 3 हाफ लाइफ में, 1 हाफ लाइफ में आधा, 2 हाफ लाइफ में आधे का आधा, 3 हाफ लाइफ में आधे के आधे का आधा, दैट इज 2 की पावर 3। बेटा n हाफ लाइफ बाद जो नंबर हो जाता है वो n इक्वल टू n नॉट अपॉन 2 की पावर n हो जाता है, और 3 हाफ लाइफ की बात है तो बेटा 2 क्यूब टाइम्स हो जाएगा, बेटा 1 अपॉन 2 क्यूब टाइम्स हो जाएगा, मतलब फाइनली आंसर दैट इज जो n नॉट था वो n नॉट बाय 8 हो जाएगा। और पूछा क्या बेटा मेरे से क्वेश्चन में पूछा है n हो जा रहा है n नॉट बाय p, p की वैल्यू क्या बेटा 8 है ना, आधे के आधे का आधा, 3 हाफ लाइफ की बात थी। अगला क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, कह रहे हैं डायटोमिक गैस को बेटा हम कंप्रेस कर रहे हैं 1/32 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो बेटा पूछ रहे हैं कि अगर इनिशियल टेम्परेचर Ti है एंड फाइनल टेम्परेचर ATI है तो A क्या होगा। बहुत ही सिंपल है बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है, जिसमें टीवी की पावर गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट होता है, टीवी की पावर गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट होता है ना। और गामा बेटा कितना होता है डायटोमिक गैस के लिए, गामा होता है F+2/F। क्वेश्चन नंबर 48, टीवी की पावर गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट, गामा होता है प्यारे बच्चों F+2/F, डायटोमिक गैस है, F होगा 5 तो ये आ जाएगा 7/5, और गामा माइनस 1 हो जाएगा 2/5। तो पहले Ti था टेम्परेचर, वॉल्यूम V थी, पावर 2/5 क्योंकि गामा माइनस 1 की वैल्यू ये है, बाद में ATI हो गया टेम्परेचर, A बताना है, और वॉल्यूम हो गई है 1/32 टाइम्स ऑफ इनिशियल 2/5, और ये 2 की पावर 5 है। V काटिए, Ti काटिए, A क्या आ गया बेटा, ये 2 की पावर 5 है तो ये 5 कटेगा, 2 स्क्वायर आ जाएगा, A आ जाएगा 4, A हो जाएगा 2 स्क्वायर दैट इज 4। बहुत ही सिंपल था, टीवी की पावर गामा माइनस 1, बहुत ही सड़ा क्वेश्चन था है ना। और ऐसे क्वेश्चन बेटा आपको तुरंत अटैक करने चाहिए पेपर में। आइए देखते बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आरसी सर्किट का क्वेश्चन है, और पूछा है 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है हमने आरसी सर्किट पे। आइए फिगर ड्रॉ कर देता हूं पहले मैं आपको। आरसी सर्किट में बेटा जो मैं आपको याद दिला दूं, आरसी सर्किट में बेटा जो चार्ज होता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होता है Q = CV1 - e की पावर -t/RC,
और जो वोल्टेज होती है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अक्रॉस कैपेसिटर वो होती है V इक्वल टू EMF E इंटू 1 माइनस E की पावर माइनस T बाय RC। मैं लिख देता हूं, और जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कैपेसिटर के अक्रॉस वो Q बाय C आएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी V1 माइनस E की पावर माइनस T बाय RC। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था बेटा, इसमें ना दो रेजिस्टर्स दे रखे हैं पैरेलल में 2 मेगा ओम एंड 2 मेगा ओम। ठीक है बच्चों, बेटा अगर 2 मेगा ओम पैरेलल में है तो हो जाएगा क्या, इक्विवेलेंट 1 मेगा ओम। बेटा अगर आप थक गए हैं तो बेटा एक बार उठिए, वापस से बैठिए, ध्यान से देखिए वीडियो, कोशिश करिए कि क्वेश्चन को समझिए। तो बेटा ये 1 मेगा ओम है और 2 हो जाएगा बेटा 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है बच्चों, और यहां पर बेटा हमने लगा दिए 10 वोल्ट की बैटरी। बहुत ही सिंपल है यार। अब पूछिए वोल्टेज आफ्टर कितना टाइम, वोल्टेज पूछिए 4 वोल्ट कितने टाइम पे हो जाएगी। LN5 दे रखा है, LN3 दे रखा है, क्योंकि इन्वॉल्व होने वाले होंगे। तो बेटा यूज क्या करना है बेटा, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 4 कब होगा, तो 4 इज इक्वल्स टू 10 1 माइनस E की पावर माइनस T बाय RC, और RC क्या आएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर 6, तो 4 ही आएगा। यहां से बेटा लॉग वगैरह लीजिए गुस्से में आके, 10 माइनस 4 6 E की पावर माइनस T बाय 4 आ जाएगा 0.6, दैट इज 6 बाय 10, दैट इज 3 बाय 5। ln लेंगे तो ln3 माइनस ln5, इसीलिए बेटा इनकी वैल्यू दे रखी थी ln5 और ln3 की, यहां से टाइम निकाल लेंगे। लॉग लेंगे तो माइनस T बाय 4 हो जाएगा, ln3 माइनस ln5 आ जाएगा। ln3 भी दे रखा है, ln5 भी दे रखा है। आई होप बहुत आराम से हम लोग कर पाएंगे। तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ था, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसमें बेटा अगर मैं जस्ट आपको रिवाइज कराऊं तो बेटा चलिए आइए छोटा सा एक रिकैप दे देता हूं मैं आपको। बेटा अगर चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, कैसा भी टेढ़ा क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप बहुत आराम से उसी टाइम डिराइव कर सकते हैं। मान लो 0 टाइम पे चार्ज 0 था, किसी टाइम पे बेटा मान लो Q हो गया। अब बेटा आप ये देखिए, इसके क्रॉस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, E माइनस Q बाय C। या आप KVL लगा लीजिए ABCA में, आप ऐसा कह लीजिए ABCA लूप में आप KVL लगाइए फटाक से। AB में हो जाएगा Q बाय C प्लस IR माइनस E इक्वल टू 0। यहां से I की वैल्यू निकालिए, E माइनस Q बाय C अपॉन R। ठीक है, अब I को बेटा लिख देंगे dQ बाई dt, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिल जाएगी, बहुत सिंपल है ना, जिसको आप इंटीग्रेट कर देंगे dE dQ अपॉन CE माइनस Q, और इधर आएगा बेटा dt, इधर ले आएंगे बाय RC। कोशिश करिए बेटा, ये कैसे लिखी बेटा, VA माइनस VB क्या होगा बेटा, प्लस Q बाय C, क्योंकि प्लस वाली प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव। B माइनस C बेटा क्या आएगा, करंट फ्लोस फ्रॉम हायर टू लोअर, प्लस IR। VC माइनस VA डेफिनेटली माइनस E आएगा, लोअर पोटेंशियल माइनस हायर पोटेंशियल। बस यहां से बेटा I निकाला है, I को लिखा है dQ बाई dt, है ना। अब यहां से बेटा क्या बन जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जब टाइम 0 था चार्ज 0 था, जब टाइम t हुआ चार्ज q हुआ, है ना। ln CE माइनस Q, और लोअर लिमिट क्या आएगी बेटा, जब 0 पुट करूंगा ln CE, तो CE इज इक्वल्स टू -1 नीचे आएगा इंटीग्रेट करने में माइनस T बाय RC। बेटा इसी को ही जब log ऑफ x टू दी बेस a इक्वल टू y होता तो x होता है a की पावर y, e की पावर माइनस T बाय RC। Q निकाल लेंगे, यही मिल जाएगा, Q इक्वल टू CV 1 माइनस e की पावर माइनस T बाय RC। EMF को E बोले तो CE 1 माइनस e की पावर माइनस T बाय RC है, तो Q इक्वल टू CE 1 माइनस e की पावर माइनस T बाय RC। चलिए अगली चीज पे चलते हैं, कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों यहाँ कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 में 50, 51, 52 बेटा कॉम्प्रीहेंशन है, आप कॉम्प्रीहेंशन पढ़ सकते हैं, है ना। बेटा कॉम्प्रीहेंशन में कह रखा है एक ड्रॉपर से ना हम, मतलब अगर आई ड्रॉप अगर हमको डालनी होती है तो उसको जब हम दबाते हैं तो हल्के हल्के ड्रॉप बड़ी होती है और फिर आंख में गिर जाती है। तो ये कह रहे हैं कि पहले तो बताइए, जब रेडियस कैपिटल R होगा और स्मॉल r वो ट्यूब का रेडियस है जो जिससे वो ड्रॉपर से ड्रॉप बाहर आएगी,
तो बेटा कह रहे हैं जब कैपिटल आर का रेडियस होगा तो ऊपर को उस टाइम वर्टिकल फोर्स सरफेस टेंशन से क्या आ रहा होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि जब वो गिरने की कंडीशन में आ रही, कॉम्प्रिहेंशन मेंशन्ड है, तो बेटा mg जब वर्टिकल फोर्स के बराबर हो जाएगा, जब सरफेस टेंशन का जो ऊपर को फोर्स आ रहा है जब वो mg के बराबर हो जाएगा, उसके बाद हल्की सी भी बढ़ेगी तो mg उसको खींच के नीचे ले जाएगा, गिरा देगा, है ना। तो कह रहे हैं कि ऐसा कब होगा कि गिरने की कंडीशन कब आएगी, क्या रेडियस होगा उस टाइम पे, और तीसरा जब गिर जाएगी तो सरफेस एनर्जी उस टाइम क्या होगी। आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन कह रहे कैपिटल आर बहुत बड़ा है, दिखा रखा है मैंने, बहुत बड़ा है स्मॉल आर के कंपैरिजन में, ये स्मॉल आर है। अब बेटा देखो T इंटू ds, जो भी ऊपर को फोर्स आएगा T इंटू dl, छोटी सी लेंथ है बेटा 3D, आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, ये T dl साइन थीटा वाले कंपोनेंट काम के, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी T इंटू 2 पाई स्मॉल आर साइन थीटा, जो ऊपर को फोर्स है, और साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, तो क्या बन जाएगा T इंटू 2 पाई स्मॉल आर बाय कैपिटल आर आएगा, तो ये बन जाएगा, ये ऊपर को फोर्स आ गया। पहला पार्ट खत्म, बहुत ही सिंपल, कोई कैलकुलेशन नहीं। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं जब ये mg के बराबर हो जाएगा तभी गिरेगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी विच इज 1000 इंटू जी। अब बेटा डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है ना, रेडियस ये अननोन है, स्मॉल आर भी गिवन है क्वेश्चन में 5 इंटू 10 की पावर -4, पाई बचपन से पता है, T 0.11 गिवन है, कैपिटल आर एक ही अननोन है बेटा, आप निकाल लेंगे आई होप, है ना। अगर थोड़ा सा कैलकुलेट करके दिखाना हो शायद टाइम वेस्ट ही रहेगा, करने का तरीका मैंने आपको क्लियर कर दिया, लेकिन चलिए ये देखिए, अगर आप लोग डर रहे हैं तो मैं आपको करके दिखाता हूं। तो ये पाई को काटिए, पहले पाई को काटिए, 2 2s are 4 करिए, बहुत ही शानदार, 3/2, हम तो देखिए क्या शानदार कैलकुलेशन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, टेंशन सरफेस टेंशन गिवन है 0.11, तो 11/100 कह देते हैं इसको हम, वेरी गुड। इसके बाद आर स्क्वायर आ रहा है, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -8, है ना, 25 4s are, ये भी खत्म हुआ। इसके बाद ड्रामा में और क्या बचा है, तो क्या क्या ले लिया, आर स्क्वायर, अच्छा 1000 जी बचा, ये 10 की पावर 4 और है ना, तो 10 की पावर 4 और आएगा तो 10 की पावर -12 हो जाएगा। बस अब फोर्थ रूट लेना है प्यारे बच्चों, शायद और कुछ तो बचा नहीं है, ठीक है। तो आइए फोर्थ रूट लेते हैं, फोर्थ रूट लेंगे तो r का वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 की पावर -3 तो आएगा ही आएगा, और अंदर क्या रहा है 33/8, फोर्थ रूट ऑफ 33/8। बेटा ये 8 4s are 32 है, 8 4s are 32 है, 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मैं जानता हूं, 4 के अंडर रूट का अंडर रूट मतलब 2 का अंडर रूट मतलब 1.4 टाइप का, 1.4 इंटू 10 की पावर -3 के आसपास का आंसर आएगा। और ऐसा किस ऑप्शन में गिवन है, 1.4 इंटू 10 की पावर -3, यार ऑप्शन दूर दूर के ही थे यार बहुत ज्यादा, तो हम तो डर रहे थे 33/8 को 4 कहने में, कोई डर ही नहीं था, ऑप्शन बहुत दूर दूर के थे, ठीक है। तो 1.4 इंटू 10 की पावर -3। इसके बाद कह रहे जब डिटैच हो गई तो सरफेस एनर्जी होती है सरफेस टेंशन इंटू एरिया। बेटा अब आर निकाल चुके हैं, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन, ये तो मल्टीप्लाई में तो बहुत ही बेकार कैलकुलेशन, सरफेस टेंशन 0.1 है ना, तो सरफेस टेंशन इंटू एरिया होती है बेटा सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन इंटू एरिया प्यारे बच्चों क्या होती है, सरफेस एनर्जी, ठीक है। अगला बेटा जो पैराग्राफ है 53 और 54 और 55, इसमें भी 3 पार्ट्स हैं, और ये बिल्कुल वैसा ही पैराग्राफ है जो मेरे पिछले, अगर आपने पेपर का सॉल्यूशन देखा होगा, पेपर 1 का लास्ट क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन प्लीज देख लीजिए। अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं पेपर 2 का 53, 54, 55 कॉम्प्रिहेंशन, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पिछले पेपर का मेरा सॉल्यूशन का लास्ट क्वेश्चन आप देख लेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगने वाला है। उसके बाद आइए देखते हैं ये कॉम्प्रिहेंशन, जो लास्ट कॉम्प्रिहेंशन है इसको भी देख लेते हैं फटाक से। तो प्यारे बच्चों इसमें कह रहे हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल है, कह रहे हैं बोहर्स थ्योरी से इंस्पायर्ड क्वेश्चन बनाए हैं इन्होंने, और कह रहे हैं जैसे उसमें एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होता है, कह रहे हैं CO का मॉलिक्यूल घूम रहा है, और कह रहे हैं घूमते हुए उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई फॉलो कर रहा है। तो nth ऑर्बिट, जब nth स्टेट होगी तो उसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी बताइए क्या होगी। बेटा सिंपल है, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट I दे रखा है, I ओमेगा NH/2 पाई है ना, और
कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बताइए उसकी nth स्टेट में, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सिंपल, खत्म। और बेटा सब कुछ तो क्वेश्चन में मेंशन करके लिख के दिया है ना। और ऐसे क्वेश्चन आईआईटी कई बार पूछता रहा है, ऐसे बहुत ही सिंपल है। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर क्या देगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आई स्क्वायर, एक आई को काट देंगे तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई, विच इज इन ऑप्शन एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। ऐसा किस ऑप्शन में, डी में, ऐसा किस ऑप्शन में बेटा, डी में, ठीक है। आइए 54th क्वेश्चन कह रहे हैं फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में उसको फर्स्ट से सेकंड एनर्जी लेवल में ले जाने के लिए उसको जो फ्रीक्वेंसी हमको देनी पड़ती है बेटा वो है 4/5 इंटू 10 की पावर 11। बेटा ध्यान से सुनिए, कोशिश करिए, थोड़ा सा नोट करिए, एक बार कॉम्प्रिहेंशन को दोबारा से रीड करिए, बहुत सिंपल बात है। कह रहे हैं जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 है बच्चों। हमसे पूछा है बताइए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी। क्या होगी प्यारे बच्चों, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। ओमेगा की वैल्यू यहां से निकालेंगे, यहां पे डालेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से आपके पास एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एन आ जाएगी। अगला पार्ट इसी पे बेस्ड है, कह रहे फर्स्ट से सेकंड एनर्जी लेवल में ले जाने के लिए जो फ्रीक्वेंसी देनी पड़ रही है वो हमको गिवन है, तो एच एफ वो आपको गिवन है, जो एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, और वो किसके बराबर कर देंगे, E2 माइनस E1। सेकंड के लिए 4 बन जाएगा, यहां पे जब 2 का स्क्वायर 4 और 1 के लिए 1, तो बेटा डिफरेंस आएगा तो 3h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। अब बेटा देखो, या तो आप कैलकुलेशन से ना बार बार घबराते ही रहो, है ना, या बेटा बेझिझक कैलकुलेशन करिए। इस वाले पार्ट में कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है और हमसे पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो भैया। बेटा फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है ना, तो बेटा मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, ये F, यहां से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको बताना है तो क्या आएगा 3h, और h की वैल्यू जो दे रखी है बेटा वही यूज करेंगे क्वेश्चन में, 2 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 34, ठीक है। ये हो गया 3h की वैल्यू हो गई, और f बेटा नीचे आएगा फ्रीक्वेंसी विच इज 4/पाई इंटू 10 की पावर 11, ठीक है, और 8 पाई स्क्वायर, आई को तो हम ऊपर ले ही गए थे, पाई स्क्वायर को गुस्से में काट दीजिए, है ना। आप चाहे तो मोहब्बत से काट सकते हैं, है ना, लेकिन मोहब्बत करने का समय नहीं है बेटा, पेपर बिल्कुल सिर पे खड़ा है, तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करिए, है ना। अब बेटा ये क्या आ गया, 2 2 4 हो गया, बहुत ही शानदार, और ये 10 की पावर माइनस 45 बन गया, बाप रे बाप, 10 की पावर माइनस 45 आ चुका है, बहुत ही शानदार, लिख देंगे। और ये क्या हो गया बेटा, 3/16, यही तो आ गया, और तो कुछ नहीं बचा ना, नहीं बचा भैया, नहीं बचा, लग तो यही रहे। तो 3/16 बेटा 3/15 होता है 1/5.2, ये थोड़ा सा बड़ा, तो 0.2 से थोड़ा सा कम इंटू 10 की पावर माइनस 45, तो 0.2 से थोड़ा सा कम, मतलब ये थोड़ी बड़ी वैल्यू है, 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 45, या 2 इंटू 10 की पावर माइनस 46 से थोड़ा सा छोटा वाला, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 46 से थोड़ा सा छोटा वाला 1.87, क्योंकि 3/16 को 1/5 कह दूंगा, 3/15 होता है, 3 5 15, तो 1/5 होता है 0.2। मैं जानता हूं डिनोमिनेटर थोड़ा बड़ा है, तो एक्चुअल में वैल्यू थोड़ी छोटी होगी, अगला पार्ट। इसीलिए मैं कह रहा था बेटा ये क्वेश्चन को देखने के लिए आप मेरे पिछले पेपर का 2010 आईआईटी जेई 2010 या जेई एडवांस 2010 का सॉल्यूशन देखिए, लास्ट क्वेश्चन खाली, आपको बहुत कायदे से चीज क्लियर हो जाएगी, आपको ट्रिक पता लग जाएगी, आप जल्दी कर पाएंगे। तो बेटा कह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता लग गया, डिस्टेंस बिटवीन दी बॉन्ड लेंथ बतानी है, सी और ओ के बीच का डिस्टेंस बताना है कितना होगा प्यारे बच्चों। दोनों के मास दे रखे हैं, एक का 12 और एक का 16 दे रखा है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जब दो चीजें घूमती हैं तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमती हैं, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो म्यू डी स्क्वायर आता है ना, जिसकी वैल्यू आपने निकाल ली है आई। तो ये आपको मालूम है, म्यू होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, डी ए की अननोन होगा। ये भी कैलकुलेशन बहुत आसान है, पर मैं करके नहीं दिखाने वाला हूं, कोशिश करिए कैलकुलेशन थोड़ा सा खुद से करिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, आप बहुत आराम से कर पाएंगे। तो म्यू डी स्क्वायर बराबर आई करिए, आपको आंसर बहुत ही इजीली मिल जाएगा, है ना। तो म्यू डी स्क्वायर को किसके बराबर करना है, आई के बराबर। म्यू डी स्क्वायर को किसके बराबर करना है, आई के बराबर। म्यू क्या होगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये 16 है और ये 16 अपॉन 4/3 है, तो 16 अपॉन 7/3 आ जाएगा, है ना। चलो कर ही देते हैं ना, कहीं आपको ऐसा लगे कि
अपने कैलकुलेशन कर नहीं पा रहे, तो ऐसा नहीं बेटा, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, पर कैलकुलेशन करते हुए आपको कॉन्फिडेंटली करना होता है। कई बार क्या होता है पेपर में जब कैलकुलेशन आती है ना, तो आप लोग कॉन्फिडेंस लूज करते हो। ये समझो कि कैलकुलेशन सबके लिए आई है, ध्यान से करो, आप पक्का कर पाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये मैंने आपको बताया था बेटा, आर और आर बाय एन का आर बाय एन प्लस वन, तो वही चीज यहां पर भी आ गई। 16/7/3। अब ये एएमयू में है, तो किलोग्राम के लिए बेटा जो इन्होंने वैल्यू दी वही यूज करेंगे। 1 AMU इज 5/3 इंटू 10⁻⁻27 इंटू डी स्क्वायर बराबर आई, और आई ऊपर मैंने निकाला था 1.87 इंटू 10⁻⁻46। थोड़ा इधर कर लेते हैं, है ना। तो बेटा ये क्या क्या आ गया, पहले काटा पीटी करेंगे गुस्से में आके। कुछ कट रहा है, मन लगाएंगे बेटा, थोड़ा सा मदद करें, है ना। ये कितना आ गया बेटा डी, चलिए ऐसा करें, ऐसे ही करते हैं, चालू करते हैं भैया। ये कुछ भी कटने की कंडीशन में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1.87, जिसको अच्छा वैल्यूज मेरे को क्या दी है पहले मैं उस पर जाऊंगा। 10⁻⁻10 है, फिर 1.9 है, 2.4 है, 1.3 है और 4.4 है, ठीक है। तो आइए देखिए, ऑप्शंस जो हैं वो बहुत नजदीक नहीं है। 13, 19, 24 और 44 ये नंबर्स हैं। आई तो 1.87 इसको 187 इंटू 10⁻⁻48 कर देते ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। और 7 3s are 21 आ रहा है, लिख लेते हैं। और नीचे क्या आ रहा है 10 की पावर, अच्छा ये 48 आया था और ये 27 है, तो ये 21 बचा, है ना। और नीचे क्या आ गया बेटा 3, 16 और 5। 16 3s are 40, 16 5s are 80 हो रहा है, तो 80 लिखिए, है ना। और एक जीरो और हटाइए, 10⁻⁻22 बनाइए। अब करने की कोशिश करते हैं बेटा, ये क्या बन जाएगा अगर मैं इसको काटने की कोशिश करूं 3, अच्छा ये तो कट रहा है। अच्छा 187 इंटू 7 कितना हो जाएगा बच्चों बताएंगे। अच्छा 10⁻11 को पहले बाहर निकाल लें, क्या डी 10⁻11, मैंने 10⁻10, अच्छा और दो 10⁻10 वाले ऑप्शन भी हैं और 10⁻11 वाला ऑप्शन एक है। तो 10⁻, चलो एक बार अंदर ही रहने देते हैं, ये अंडर रूट में ले जाइए 10⁻22, क्योंकि पक्का नहीं पता, सारी 10 की पावर सेम नहीं है इसलिए ऐसा नहीं कर रहा हूं। ये 7 इंटू 187, ये कितना हो जाएगा 7 7 49 9 4 7 8 7 8 56 4 60 0 6 7 1 7 और 6 13 1309/8, ठीक है। ठीक है, अब 8 से डिवाइड कर लीजिए, 8 1 8 5 आया, 8 6 48 2 आया, 8 3 24, इतना बहुत है, इससे ज्यादा पॉइंट बनी जाएंगे। अंडर रूट 160, अब बेटा किसका अंडर रूट 160 होता है, याद करते हैं बेटा। 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, तो 13 के आसपास का आ रहा है, 12 और 13 के आसपास का आ रहा है। तो बेटा बिल्कुल नियरेस्ट तो एक ही है 1.3 इंटू 10⁻⁻10। मैं इसको 13 भी ले लूं अगर, तो ये 13 इंटू 10⁻11 आ रहा है, तो एक हटाइए 1.3 इंटू 10⁻10। वही मैं कहना चाह रहा हूं बेटा, अगर आप कैलकुलेशन मन लगा के करेंगे, कॉन्फिडेंटली करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप चूक जाएंगे। तो बेटा बस थोड़ा मेहनत से करना होता है, पेपर में थोड़ा सा फुर्ती दिखानी होती है। जैसे आप वीडियो देखते भी फुर्ती नहीं दिखा रहे ना बेटा, आपको ही कह रहा हूं मैं बेटा, ध्यान से देखो ना बेटा, सो मत, है ना। लेट के नहीं देखेंगे, बैठ के देखेंगे वीडियो, आपको पक्का पूरा समझ में आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बेटा देखते हैं, ये एक मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। बेटा ये देखिए कैसे करेंगे। बेटा पूछ रहे हैं कि ए बी सी डी ये दे रखे हैं 4, और ये लेंस की हमको रे डायग्राम्स दे रखे हैं, इससे पहचानना है कि कौन किससे मैच करेगा। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है। बेटा ये जो कन्वर्जिंग लेंस होता है ना, कन्वर्जिंग जो लेंस होता है, आप ध्यान से देखिएगा, उसमें बेटा ये बहुत छोटे छोटे प्रिज्म से बना है, और प्रिज्म में रे बेस की तरफ बेंड करती है, इसीलिए कन्वर्जिंग होता है। ये क्यों बेंड करती है, क्योंकि अगर ये डेंसर है ना बेटा, तो ये रे इस तरफ को चली जाएगी, और अगर ये रेयरर है, लेंस अगर प्रिज्म रेयरर है तो बेटा नॉर्मल से अवे जाएगी रे, और अगर डेंसर है तो नॉर्मल की तरफ जाएगी, तो बेस की तरफ आएगी, तो बेस की तरफ आएगी। और वही केस डाइवर्जिंग के लिए, जो ऊपर वाला प्रिज्म है उसका बेस ऊपर है तो बेस की तरफ जाएगी, कब,
जब प्रिज्म डेंसर होता है तो ही बेस की तरफ आती है। तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है कब होता है? जब लेंस डेंसर मीडियम का होता है। और कॉन्वेक्स लेंस ही डाइवर्जिंग होता है जब लेंस रेयरर मीडियम का होता है, सराउंडिंग डेंसर मीडियम की होती है। कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग होता है जब लेंस डेंसर मीडियम का होता है, और कॉन्केव लेंस ही कन्वर्जिंग होता है जब लेंस रेयरर मीडियम का होता है और सराउंडिंग डेंसर मीडियम की होती है। आइए देखिए बेटा, इसमें ये बेटा देखो, पहले तो रे कन्वर्ज हुई है जैसे कन्वर्जिंग लेंस में होती है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2, तो म्यू2 म्यू1 से बड़ा होगा। म्यू2 म्यू1 से बड़ा होगा, किसमें है? ये रहा, तो पी आएगा। अब उसके बाद सीधी निकल रही है, यहां पे कोई डेविएशन हो ही नहीं रहा है, मतलब म्यू2 म्यू3 बराबर होने चाहिए बेटा। अगर दोनों तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तभी तो जितना नॉर्मल से इधर एंगल होगा उतना ही इधर। तो यहां पर म्यू2 और म्यू3 बराबर होने चाहिए, ऐसा ये भी ये आ गया इसमें। इसको देखिए, ये उल्टा बिहेव कर रहा है। ये पहले क्या हो रहा है, देखो ये नॉर्मल है वैसे तो बेटा ये डेंसर अगर होता तो कन्वर्जिंग ही रहता। ये कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग होना चाहिए था, पर ये डाइवर्ज कर रहा है। तो इसका मतलब म्यू2 जो होगा बेटा वो कम होगा। रेयरर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर होता है तो बेटा जो लेंस होता है उसका फंक्शन चेंज हो जाता है। जो कन्वर्जिंग होता है वो डाइवर्जिंग बन जाता है। कॉन्वेक्स जो होता है डाइवर्जिंग कब बनता है? जब लेंस रेयरर मीडियम का होता है। तो इस केस में म्यू2 जो होगा वो लेस देन म्यू1 होगा, इसमें है तो क्यू इसमें आएगा, ठीक है। और आगे अब बेटा ये जब रे आ रही तो ये नॉर्मल से और अवे बेंड कर रही है, तो म्यू3 और कम होगा म्यू2 से। म्यू3 म्यू2 से भी कम होगा, ऐसा किसमें? इसमें। तो क्यू इसमें भी आ गया। आइए आर पे चलते हैं, आर इसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है बच्चों? पहले तो रे डाइवर्ज कर रही जैसे करती है, तो मतलब जब नॉर्मल है तो बेटा म्यू2 म्यू1 से बड़ा होगा। बेटा नॉर्मली जैसे डाइवर्ज करता है, अगर डाइवर्ज कर ही रहा है तो म्यू2 म्यू1 से बड़ा होगा। तो ये आर में आ गया। पर आगे बेटा कुछ डेविएशन नहीं हो रहा है, तो म्यू2 म्यू3 बराबर होंगे, ऐसा किस में है? इसमें है, आर इसमें आ गया। अब एस को देखते हैं बेटा। कन्वर्जिंग वाला जो डाइवर्जिंग वाला लेंस है वो कन्वर्जिंग बन गया। इसका मतलब म्यू2 जो होगा वो म्यू1 से कम होना चाहिए, जो कि किस में हो रहा है? इसमें हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद बेटा आगे आने के बाद ये रे और डाइवर्ज कर रही है, जो कि रेयरर मीडियम में डाइवर्ज करती है जैसे इसमें कर रही थी। तो बेटा म्यू3 जो होगा वो म्यू2 से कम होगा। म्यू3 म्यू2 से कम होगा, ऐसा किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, एस में। टी वाले में यहां पर पहले तो क्या कर रहा है बेटा, ये कॉन्केव लेंस है जो कि कन्वर्जिंग बना हुआ है, पहले सरफेस पे कन्वर्ज कर रहा है। तो इसका मतलब बेटा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तभी ऐसा हो पाता। मैं फिर आपको क्लियर कर रहा हूं प्यारे बच्चों, ये एक प्रिज्म है और बेटा लेंस जो है वो प्रिज्म से ही तो बना है, इसका बेस नीचे है। तो बेस की तरफ लाइट तब आती है बेटा जब ये डेंसर मीडियम होता है, तो डेंसर में नॉर्मल की तरफ आती है। तो बेस की तरफ तब आती है जब लेंस डेंसर मीडियम का होता है। तो बेटा यहां पर बेस की तरफ तब आएगी जब लेंस डेंसर मीडियम का होगा। यहां पर बेस से अवे जा रही है, यहां ध्यान से देखिए, बेस ऊपर को है, बेस जो है वो ऊपर को है, तो बेटा बेस से अवे जा रही है। ऐसा तब होता है जब लेंस रेयरर मीडियम का होगा, जब प्रिज्म रेयरर मीडियम का होगा। अगर ये रेयरर होता तो ये ऐसे भागती, क्योंकि रेयरर मीडियम में नॉर्मल से अवे जाती। म्यू साइन थीटा कांस्टेंट होता है, म्यू कम होगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा बच्चों। तो मैं आपको बच्चों ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर पहले कन्वर्ज हुई तो म्यू2 जो है वो म्यू1 से छोटा है, ऐसा तभी हो सकता है। म्यू2 म्यू1 से छोटा होना चाहिए, म्यू2 म्यू1 से छोटा वाला ऑप्शन ये टी। लेकिन 2 और 3 वाली बाउंड्री पे कोई बेटा डेविएशन नहीं हुआ, तो म्यू2 म्यू3 बराबर होने चाहिए। तो इसमें भी आ गया टी। आई होप आप समझ पाए होंगे। ज्ञान की बात क्या बताई? ज्ञान की बात बेटा हमने ये बताई है, तो बेटा मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं, ज्ञान की बात बेटा खाली ये बताई है कि जो कन्वर्जिंग लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो कन्वर्जिंग तभी होता है जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है बेटा, रे बेसिकली बेस की तरफ आ रही है। आप ध्यान से देखिए, ये प्रिज्म है, बेस की तरफ कब आएगी? जब बेटा ये डेंसर मीडियम होगा तभी बेस की तरफ आएगी। जब ये रेयरर मीडियम हो जाएगा, जब ये रेयरर मीडियम हो जाएगा तो बेटा नॉर्मल से अवे जाएगी रे, तो बेस से अवे जाएगी। तो बेस से जब अवे जा रही है, जब बेस से अवे जा रही है बेटा, देखो अगर ये वाला लेंस है कॉन्केव, अगर ये बेस की तरफ जा रही है बेटा, बेस इसमें ऊपर ही है,
तो इसका मतलब नॉर्मल बात है, लेंस डेंसर मीडियम का है, तो लेंस सॉरी प्रिज्म में रे बेस की तरफ जाएगी जब प्रिज्म डेंसर मीडियम का होगा। प्रिज्म में रे बेस की तरफ जाएगी जब प्रिज्म डेंसर मीडियम का होगा। प्रिज्म में रे बेस से अवे जाएगी जब प्रिज्म रेयर मीडियम का होगा। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होगा जब लेंस डेंसर मीडियम का होगा। ये सब मिटो के एक बार ज्ञान बता देते हैं पूरा आपको, शायद आप समझ जाएंगे आराम से। मक्खन बातें हैं भैया, बिल्कुल। देखो मैथमेटिकली प्रूव करना मैं जानता हूं बेटा, 1/f = μl/μs - 1 1/r1 - 1/r2 से, पर फील कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। मैं बस आपको ये कह रहा हूं, ये एक लेंस है, ध्यान से देखो बच्चा, बेस की तरफ कब आएगी रे? जब डेंसर मीडियम हो, है ना। और अगर यही लेंस ऐसा बन गया, इसका मतलब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है लेंस से, और इसका मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है सराउंडिंग से। और अगर ऐसा हो जाए, सॉरी कॉनकेव बनाना था तो मेरे को, बन गया कॉनकेव, शानदार। तो अगर ये ऐसा जाइए, बेस की तरफ जा रही है, ध्यान से देखिए, बेस की तरफ जा रही है, ऐसा तभी होगा जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा सराउंडिंग से। और जब ये उल्टा बन जाए, जब बेस से अवे जाए, बेस ऊपर को था ये नीचे को आ रही है, ऐसा तब हो सकता है जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो सराउंडिंग से। बहुत ही सिंपल था, आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। ध्यान से देखेंगे, नहीं समझ में तो रिवाइंड करें, दोबारा देखें, तिबारा देखें, और फिर भी दिक्कत रह जाए तो बेटा ग्रुप में एक बार रिस्पॉन्ड करेंगे, मैं आपको डेफिनेटली अगली वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कोई भी चीज रह जाए। लेकिन कोशिश आपको यही करनी, इतने में सीख लेना है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा अगर स्पून फीडिंग होगी तो उससे फायदा नहीं होगा, खुद का दिमाग ज्यादा चलाना है ना। ऐसा नहीं कि मैं ही बहुत ज्यादा एफर्ट करूं, लेकिन आप ध्यान से देखिए बेटा, अगर आप थक गए हैं तो एक बार उठिए, पानी पीजिए, बैठिए, फिर से बातें किसी से मत करिए, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करिए वीडियो पे। थैंक यू, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए देखिए। आइए बेटा देखते हैं, सेकंड मैट्रिक्स मैच टाइप मैच द कॉलम है। आइए देखिए कैसे करेंगे। यहां पर बेटा मेरे को क्या क्या दिया है, i not equal to 0, i not equal to 0, v1 proportional to I not equal to 0, v2 proportional to I not equal to 0, v2 greater than v1, v1 equal to 0 and v2 equal to v। और बेटा ये सिचुएशंस हैं। सबसे पहले देखते हैं i not equal to 0 कहां पे है ना। इसमें क्या होगा, आई तो 0 होगा, क्यों? क्योंकि कैपेसिटर है, ब्लॉक कर देगा, जाने नहीं देगा, डीसी है, चार्ज हो जाएगा, जाने नहीं देगा। इसमें नॉट इक्वल टू 0 होगा, बिल्कुल सही बात है। तो किस में आएगा ये, इसमें या इसमें? और चेक करते हैं, क्या v2 प्रोपोर्शनल टू आई होगा या v1? v2 इक्वल टू आई यार, v1 बेटा इसके क्रॉस तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप आएगा ही नहीं, इसके क्रॉस तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप आएगा ही नहीं। इंडक्टर बेटा स्टेडी स्टेट में कैसे बिहेव करता है, जीरो रेजिस्टर की तरह, उसमें कोई ड्रॉप नहीं आता, जो भी ड्रॉप आता है वो रेजिस्टेंस में ही आता है। तो बेटा v2 प्रोपोर्शनल टू आई नॉट इक्वल टू 0, v2 प्रोपोर्शनल टू आई इसमें, तो q इसमें आएगा, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद आई, अच्छा इसमें और बेटा एक ऑप्शन ये भी है, v2 इक्वल टू v एंड v1 इक्वल टू 0। हाँ, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा ही नहीं, इंडक्टर के क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आता, स्टेडी स्टेट में जो भी आएगा इसी के क्रॉस आएगा, v2 इक्वल टू v। तो q तो इसमें भी आने वाला है ना। अच्छा, इसके बाद इसमें तो i 0 है, i 0 है, और बेटा v1 तो इसमें भी 0 होगा, क्योंकि बेटा करंट ही नहीं है, जो भी चार्ज हो गया इसने ब्लॉक कर दिया, q बाय c इसके क्रॉस v के बराबर है, तो v2 इक्वल टू v, ये p इसमें भी आने वाला है, बिल्कुल सही है ना। अच्छा, और कोई जिसमें v1 0 है, आइए चेक करते हैं। ये तो AC है, AC में तो IXL आता है ड्रॉप, है ना। AC में तो IXL आएगा, IXC आएगा AC में, तो बेटा और किसी में v1 0 नहीं आने वाला, v1 0 एक ही में आने वाला है। v1 0 बेटा हमको किस में मिल रहा है, एक ही में मिल रहा है ना। v1 0 की वैल्यू अच्छा 2 में मिल रही, सॉरी, यहां पर बेटा क्योंकि DC था, यहां पर DC था, करंट ही नहीं था, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप 0 मिला एक बार, और दूसरा मेरे को कहां मिला, यहां पर, क्योंकि बेटा रेजिस्टर बेटा स्टेडी स्टेट में, इंडक्टर स्टेडी स्टेट में कैसे बिहेव करता है, जीरो रेजिस्टर, इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आता है बच्चों, ठीक है। तो मैंने बेटा क्या क्या सीख लिया, बेटा ये वाले क्वेश्चन में मेरे को ये भी समझ में आ गया कि सबसे पहली बात मैंने देखी, v1 0 कब होगा बेटा, इंडक्टर में होगा। कब होता है इंडक्टर में बेटा, जीरो पोटेंशियल ड्रॉप, स्टेडी स्टेट आ जाती है, इंडक्टर बिहेव एज जीरो रेजिस्टेंस, जो भी ड्रॉप आता है वो कैपेसिटर के अक्रॉस, रेजिस्टर के अक्रॉस आएगा LR सर्किट में, और इसमें चार्ज हो गया जाएगा इन, तो v1 0 2 में आ रहा है, v1 0 कितनों में आ रहा है, 2 में, तो v1 0 2 में आएगा, है ना। तो P और Q आ गए इसके पल्ले।
और बेटा अब बेटा मेरे से कह रहे हैं V1 प्रोपोर्शनल टू I या V2 और I नॉट इक्वल टू 0 किस किस का केस है, इसमें I नॉट, बाकी सब में I नॉट इक्वल टू 0 है ना। अब बेटा V1 प्रोपोर्शनल टू I, इसमें V1 इक्वल टू IR, V2 प्रोपोर्शनल टू I, V2 इक्वल टू IXC। इन AC में तो V1 प्रोपोर्शनल टू I और V2 प्रोपोर्शनल टू I दोनों चलेंगे, तो I नॉट इक्वल टू 0 एंड V2 प्रोपोर्शनल टू I, V2 प्रोपोर्शनल टू I R में भी आएगा, ST में भी आएगा, S में भी आएगा, R में भी आएगा और इसमें भी आएगा IR, तो QRST सब में आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें IXC, इसमें IXC, इसमें IR, इसमें IR, तो V2 प्रोपोर्शनल टू I। अच्छा इसके बाद ये वाला I नॉट इक्वल टू 0, V1 प्रोपोर्शनल टू I नॉट इक्वल टू 0 बेटा कहां पे है, यहां पे, लेकिन यहां पर तो पोटेंशियल ड्रॉप 0 है, यहां पे IXL आएगा तो यहां पे आएगा, यहां पे IXL आएगा, यहां पे IR आएगा, तो V1 प्रोपोर्शनल टू I बेटा कहां कहां आएगा, RST में आएगा, V1 प्रोपोर्शनल टू I RST में आएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा एक ऑप्शन ही बचा है खाली मेरा जो मैं नहीं देख रहा हूं अभी, ये V2 ग्रेटर देन V1, तो बेटा V2 V1 से बड़ा, इसमें तो 0 है तो ये बड़ा नहीं है, V2, अच्छा V2 ग्रेटर देन V1, हाँ इसमें है, ये V2, इसमें तो पोटेंशियल ड्रॉप 0 आ रहा है, तो बेटा V2 ग्रेटर देन V1 इसमें आ गया, तो ये हो गया P, इसमें P आएगा, है ना, क्योंकि V2 ग्रेटर देन V1 की बात चल रही है, V2 ग्रेटर देन I नॉट इक्वल टू 0, लेकिन I 0 है यहाँ तो I 0, तो P नहीं आ सकता। अच्छा V2 ग्रेटर देन V1 की बात चल रही है, इसमें होगा I नॉट इक्वल टू 0 और V2 ग्रेटर देन V1, क्योंकि इसके क्रॉस तो 0 ही आना है, इंडक्टर बिहेव्स एज 0 रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस 0 पोटेंशियल ड्रॉप है, जो भी आना है वो रेजिस्टर के क्रॉस आना है, तो इसमें आएगा Q। अच्छा इसमें बेटा इंडक्टर है इसका IXL, बेटा ओमेगा XL क्या होता है, ओमेगा L है ना, XL ओमेगा L, ओमेगा 2 पाई F L करेंगे, ये 1.8 ओम आ रहा है और रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो इसके क्रॉस IXL का ड्रॉप आएगा, इसके क्रॉस IR का, R बड़ा है XL से, देयरफॉर V2 ग्रेटर देन V1 आएगा, इसमें भी, R में भी। S में बेटा इसके क्रॉस जो ड्रॉप आएगा वो IXC आएगा, इसमें IXL, XL की वैल्यू अभी बताई थी आपको 1.8 XC 1 बाय ओमेगा C, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, लगभग 1000 आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है, तो V2 ग्रेटर देन V1 इसमें भी आने वाला है, ये हो गया S, V2 ग्रेटर देन V1 इसमें आने वाला है ना। और बेटा इसमें देखिए, इसमें क्या है, कैपेसिटर है ना, और रेजिस्टर है 1000 ओम, और बेटा अभी मैंने निकाला था 1060 आ रहा था एक्चुअली में, तो यहां पर भी V2 ग्रेटर देन V1 है, तो इसमें भी T भी आएगा। बेटा आपको सोचना क्या क्या था, I0 कब होगा, I0 होगा DC सर्किट हो और कैपेसिटर लगाओ, DC सर्किट और कैपेसिटर लगाओ, बाकी सब में I नॉन जीरो आएगा। इंडक्टर बिहेव्स एज जीरो रेजिस्टेंस, इंडक्टर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आता है जब DC लगा होता है और स्टेडी स्टेट आ जाती है ना, जो भी आता है वो इसके क्रॉस आता है। ठीक है, और यहां पर बेटा साथ ये चार्ज होने के बाद रोक दिए, V2 ही जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके क्रॉस तो 0 ही होगा, तो बेटा V2 इक्वल टू V वाले केस कितने थे, 2, है ना। अच्छा इसके बाद बेटा मेरे को पूछा था V2 ग्रेटर देन V2 प्रोपोर्शनल टू I कब आएगा, बेटा जब करंट होगा तभी I के प्रोपोर्शनल आएगा, जहां पे IR आएगा, IXC, V1 प्रोपोर्शनल टू I का आएगा, V1 इक्वल टू IR, V1 इक्वल टू IXL, V1 इक्वल टू IXL, और यहां तो V1 0 आएगा, तो बेटा V1 प्रोपोर्शनल टू I वाले केस क्या होगा, ये RST। फिर V2 ग्रेटर देन V1 या V1 ग्रेटर देन V2, बेटा वो आपको ऐसे ही सोचना होगा, सेम करंट है, अगर XC बड़ा है R से तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा है, अगर XC बड़ा है XL से तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा है, अगर R बड़ा XL से तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा है, ये सोच के आपको करना था। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा अगर नहीं समझ में आए तो रिवाइंड करके देखिए, मेहनत करिए, थोड़ा ही टाइम बचा है, पूरी मेहनत करिए ताकि बेटा आप अपनी मनपसंद ब्रांच, मनपसंद IIT में ले पाए, माँ बाप के सपने आपके पूरे हो पाए, आपके खुद के सपने पूरे हो पाए, आप खूब एंजॉय कर पाए बेटा रिजल्ट के बाद। मतलब कोशिश ये करिए कि आपके घर में फेस्टिवल का माहौल हो जब आपका रिजल्ट आए, तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।